नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन सुबह में 10 बजे हमारा एक हिंदी का सेशन आता है, जिसमें हम हिंदी को रिवाइज करा रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जो जूनियर असिस्टेंट स्पेशल आपके लिए हैं। परंतु साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और जितनी भी वैकेंसीज़ में आपका हिंदी का पोर्शन आता है, हिंदी आपके सिलेबस में है, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये लेक्चर हो जाता है। 30 मिनट का ये हमारा शो होता है, जिसमें हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो है रिवीजन करा रहे हैं। और इससे पहले हम आपको 15 क्लासेज जो है करा चुके हैं। आज का जो क्लास है वो हमारा है 16वां क्लास और 30 मिनट का ये हमारा शो रहता है, 30 मिनट का। और उपसर्ग आज इसमें टॉपिक है हमारा। जैसे कि हमने शब्द भेद चैप्टर पूरा करा दिया है, उसके बाद हम उपसर्ग पढ़ाएंगे, प्रत्यय पढ़ाएंगे, समास पढ़ाएंगे, उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारी चीज़ हम आपको लेकर चलेंगे। तो चलिए, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और अगर अभी तक ये क्लास नहीं देखी है तो इन क्लासों को भी आप साथ ही साथ जो है देखते रहें। ठीक है, तो चलिए, हम सबसे पहले जो आपकी हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, आपकी उपसर्ग रहेगा। क्या रहेगा बेटा? उपसर्ग रहेगा। ठीक है, अगर हम उपसर्ग की बात करें तो सबसे पहली बात ये है, उपसर्ग ये कैसा शब्द है? ये एक यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। और यौगिक शब्द किस आधार पर है? तो ये आपका, जैसा हम कहते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर एक आता है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो ये कैसा है भैया? व्युत्पत्ति के आधार पर, या हम यहाँ कह सकते हैं रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये होते कितने हैं? 3 होते हैं। 3 होते हैं। एक तो होता है रूढ़ शब्द, दूसरा जो होता है वो आपका होता है यौगिक शब्द, और तीसरा जो होता है वो आपका होता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, तो इसी में जो होते हैं वो क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। ठीक है, प्रत्यय होते हैं और आपके समास होते हैं। तो हम जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? वो हम पढ़ना है उपसर्ग। ठीक है, अब हम जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? उपसर्ग पढ़ना है। ठीक है, हम जो पढ़ना है उपसर्ग। अब उपसर्ग जो है यौगिक शब्द है, तो उपसर्ग संस्कृत शब्द है, यानी कि उपसर्ग जो है, उपसर्ग संस्कृत शब्द, संस्कृत शब्द किससे? उप प्लस सर्ग से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? उप प्लस के सर्ग से। यानी कि अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, उपसर्ग किस से? उप और प्लस के किससे? सर्ग से मिलकर बना है। ठीक है भाई, हम ये कह सकते हैं 2 शब्दों से मिलकर बना है उपसर्ग। अब उप का मतलब क्या होता है? निकट होता है, समीप होता है, पास में होता है। उप का मतलब क्या होता है? निकट होता है, निकट होता है, समीप होता है, पास में होता है। तो ये तीनों जो होते हैं इसका मतलब होते हैं। ठीक है, उप का मतलब निकट होता है, समीप होता है, पास में होता है। जबकि सर्ग का मतलब सृष्टि करना होता है, सृजन करना होता है। क्या होता है? सृष्टि करना या फिर सृजन करना, इसका मतलब ये होता है। ठीक है भाई, तो ज़रा रिकॉल कर लेंगे। यौगिक शब्द होता है उपसर्ग। ठीक है, और उपसर्ग जो है व्युत्पत्ति के आधार पर होता है। अब व्युत्पत्ति के आधार पर जो होते हैं शब्द वो क्या होते हैं? ये रचना बनावट के आधार पर सब 3 प्रकार के होते हैं। 3 में एक रूढ़ होता है, यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है। यौगिक 3 प्रकार के होते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। और उपसर्ग जो है वो संस्कृत शब्द उप प्लस के सर्ग से मिलकर बना है। उप का हिंदी अर्थ जो होता है वो निकट होता है, समीप होता है, पास में होता है। सर्ग का जो मतलब होता है वो क्या होता है? सृष्टि करना होता है, सृजन करना होता है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, अगर हम नोट करके लिखेंगे तो क्या है कि उपसर्ग शब्द नहीं होता है, शब्दांश होता है। समझ गए नहीं? उपसर्ग जो होता है वो क्या होता है? अगर हम आगे बढ़ें, उपसर्ग जो होता है वो क्या होता है? उपसर्ग। उपसर्ग लिखना चाहो तो लिख लो, शब्द नहीं होता, नहीं होता। यह है क्या होता है? शब्दांश होता है। शब्दांश मतलब शब्द का अंश होता है, शब्द का अंश होता है।
अब ऐसा क्यों होता है ये भी बात पता होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शब्द का एक पृथक अर्थ होता है। शब्द का जो होता है एक पृथक अर्थ होता है, जबकि उपसर्ग का एक पृथक अर्थ नहीं होता। क्या होता है? शब्द का एक पृथक अर्थ होता है जबकि उपसर्ग का पृथक अर्थ नहीं होता, अपना पृथक अर्थ नहीं होता। ठीक है भाई, ये भी बात आ जाएगी। हाँ, ये होता है कि ये शब्द के प्रारंभ में आदि में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन ला देता है। ठीक है भाई, ये बात भी आपको लिखनी पड़ेगी। उपसर्ग जो होता है बेटा, वो क्या होता है? शब्द नहीं होता। ठीक है, ये क्या होता है? शब्दांश होता है, क्योंकि शब्द का पृथक अर्थ होता है। इसका क्या होता है? शब्द का पृथक अर्थ होता है, जबकि उपसर्ग का पृथक अर्थ नहीं होता। शब्द के प्रारंभ या आदि में जुड़ता है, अर्थ में विशेष प्रकार का परिवर्तन ला देता है। अब ये विशेष परिवर्तन क्या होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। विशेष परिवर्तन क्या होते हैं? अर्थ जो का त्यों माना जाता है। कई बार ऐसा भी होता है। पहला जो होता है वो क्या होता है? अर्थ जो का त्यों बना रहता है। अर्थ जो का त्यों बना रहता है। ठीक है भाई, अब वो कैसा बना रहता है ध्यान देंगे। अर्थ जो का त्यों बना कैसे रहता है? अगर मैं बास में नी उपसर्ग जोड़ दूं, कहाँ पर? बास में अगर मैं नी प्लस के वास कर दूं तो शब्द क्या बन गया? निवास। दोनों का अर्थ जो है वो सेम है। दोनों का अर्थ जो है वो क्या है? सेम है। ठीक है भैया, दोनों का अर्थ जो है वो क्या है? सेम है। ठीक है, दूसरा जो होता है, पहला तो परिवर्तन आपको पता चल गया, पहला परिवर्तन तो आपको पता चल गया क्या होता है। दूसरा परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है? दूसरा परिवर्तन जो होता है वो होता है अर्थ में चमत्कार या विशिष्टता ला देता है। अर्थ में चमत्कार या विशिष्टता ला देता है। जैसे अगर मैं कहूँ पूर्ण, अब पूर्ण में अगर मैं यहाँ परि लगा दूँ और लिख दूँ परिपूर्ण, तो इस पूर्ण का मतलब होता है भरा हुआ। क्या होता है? भरा हुआ। और परिपूर्ण का क्या मतलब होता है? परिपूर्ण का मतलब होता है लबालब भरा हुआ। लबालब भरा हुआ। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका अर्थ। तो इन चीज़ों को भी सीखना है। ये भी आपके जो है थ्योरी में क्वेश्चन आने लगे हैं कि उपसर्ग का कार्य क्या क्या होता है, उपसर्ग का क्या कार्य नहीं होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पूर्ण का मतलब जो होता है भरा हुआ होता है, और परिपूर्ण का मतलब क्या होता है? लबालब भरा हुआ होता है। ठीक है, क्या होता है? लबालब भरा हुआ होता है। अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा जो है वो क्या है? अर्थ में परिवर्तन होता है। अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे कीर्ति लिख देते हैं हम, क्या लिख देते हैं? कीर्ति। तो कीर्ति का क्या हो जाएगा? अब लगाकर अब कीर्ति हो जाएगा। कीर्ति का मतलब अपकीर्ति। तो कीर्ति का मतलब होता है यश, और अपकीर्ति का मतलब क्या होता है? अपयश। तो विपरीत हो गया। चौथा जो होता है, चौथा क्या होता है इसमें? एक धातु या शब्द के अर्थ में परिवर्तन। एक धातु या शब्द के अर्थ में परिवर्तन। अर्थ में परिवर्तन लाता है।
जब एक ही शब्द के शुरू में, धातु के शुरू में एक अलग अलग उपसर्ग लगा दिए जाएँ तो उनका अर्थ अलग अलग हो जाता है। जैसे एक धातु बल है, धातु क्या है? बल। बल में अगर मैं प्रे लगा दूं तो प्रे प्लस के बल क्या हो गया? प्रबल। क्या हो गया? प्रबल। ठीक है, अगर मैं नी लगा दूं, नी प्लस निर लगा दूं, निर, अगर मैं क्या लगा दूं? निर, निर प्लस के बल तो क्या हो जाएगा? निर्बल हो जाएगा। ठीक है, दोनों में क्या आ गया? अर्थ अलग अलग आ गया। तो बेटा ये चीज़ें जो है ना आपको बहुत ज़्यादा सीखनी है। तो अर्थ में क्या आता था? परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, अर्थ जो का त्यों हो बना रहता है। तो बास का में अगर हमने नी जोड़ दिया तो क्या हो गया? निवास हो गया। दोनों का मतलब बसना ही होता है, बसेरा ही होता है। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरी तो अर्थ में चमत्कार या परिविशिष्टता ला देता है। तो पूर्ण में अगर हम परि लगा दें तो परिपूर्ण हो जाता है। पूर्ण का मतलब होता है भरा हुआ और परिपूर्ण का मतलब होता है लबालब भरा हुआ। ठीक है बेटा। तीसरा होता है अर्थ में परिवर्तन होता है। कीर्ति में अप लगा देंगे तो अपकीर्ति हो जाएगा, एक हो जाएगा यश, एक हो जाएगा अपयश। चौथा होता है एक धातु या शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं तो क्या होता है? बल लगा दिए तो प्रे लगा देंगे तो प्रबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम निर लगा देंगे तो निर्बल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से जो है हमें पता होना चाहिए। इसको कर लेंगे नोट, अच्छे से नोट करेंगे भैया। ठीक है, बढ़िया तरीके से नोट करेंगे और मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें जो है ना बहुत अच्छे से ये समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अगर हम बात करें उपसर्ग युक्त शब्द जो होते हैं, उपसर्ग युक्त शब्द जो होते हैं, उपसर्ग युक्त शब्द जो होते हैं इन्हें दो वर्गों में रखा गया है। दो वर्गों में रखा गया है। एक तो होता है संधि मुक्त, एक तो होता है संधि मुक्त। क्या होता है? संधि मुक्त होता है। एक होता है संधि युक्त, एक होता है संधि युक्त। ठीक है, संधि युक्त मतलब क्या है इसमें समझिए। ऐसे शब्द जिनके पहले उपसर्ग लग जाता है तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, बिना संधि के ही हो जाता है। ठीक है, और एक में होता है कि जिसमें संधि बन जाती है, विशिष्टता आ जाती है। जैसे मैं लिखूं, सबसे पहले अगर मैं शब्द लिख रहा हूं तो नी प्लस के बास तो क्या हो जाएगा? निवास हो जाएगा, निवास हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आ जाएगा आ प्लस के जन्म, कोई परिवर्तन नहीं है। क्या कोई परिवर्तन नहीं है? तो क्या आ जाएगा? आ जन्म, आ जन्म। तीसरा अगर हम लिखें आगे, तीसरा अगर हम इसमें बात करें और आज ये सै प्लस के फल, सै प्लस के फल, सै प्लस के फल तो क्या हो जाएगा? सैफल हो जाएगा। ठीक है, चौथा आपका यहाँ पर हो जाएगा चौथा अगर हम लिखें निवास हो गया, आजीवन हो गया। ठीक है, सुपुत्र लिख सकते हैं, सुपुत्र लिख सकते हैं। सु प्लस के पुत्र, पुत्र तो क्या हो गया? सुपुत्र, ये हो गया। तो ये तो है संधि मुक्त, इनमें संधि हुई नहीं, इनमें संधि हुई नहीं, सीधी सीधी बात की गई है। अब एक होते हैं संधि युक्त जिसमें संधि आती है, जैसे अति प्लस के अधिक, अधिक तो ये क्या होते हैं? अत्यधिक। ए आधा तय य और ध ई के, इसमें संधि हो गई है, जड़ संधि, क्योंकि ई और ए का क्या बन गया है? ये ई और ए का क्या बन गया है? वो बन गया है ये। तो इसमें संधि होगी, जैसे कहते हैं संधि मुक्त, जहाँ पर संधि युक्त होता है। ठीक है, प्रति प्लस के उपकार, दूसरा कौन सा हो जाएगा? प्रति प्लस के उपकार। ठीक है, तो ई और ऊ का यह बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रत्यय, प्रत्युपकार, क्या बन जाएगा? प्रत्युपकार बन जाएगा। ठीक है बेटा। ठीक है, सु प्लस के अच्छ, सु प्लस के अच्छ तो क्या बन जाएगा? स्वच्छ। सु प्लस के आगत, सु प्लस के आगत, सु प्लस के आगत क्या बन जाएगा? स्वागत। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं वो कैसे होते हैं? संधि युक्त होते हैं, ये होते हैं संधि युक्त। नोट करो इसको भी, इसको भी नोट कर लीजिए भैया, इसको भी नोट कर लीजिए, बढ़िया है, बिल्कुल अच्छे से इस चीज़ को भी नोट करेंगे। क्या होते हैं? उपसर्ग संधि उपसर्ग युक्त शब्द जो होते हैं उन्हें दो कैटेगरी में रखा गया होता है, एक में होता है संधि मुक्त और एक होता है संधि युक्त। बढ़िया चीज़ है,
अब आप अगर सीख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं सीखोगे तो फिर तो उपसर्ग आपको पता ही है कि शब्द के प्रारंभ में लगकर जो है शब्द में जो विशेष अर्थ परिवर्तन ला दे उसे उपसर्ग कहते हैं। ये परिभाषा हुई, काम खत्म। क्यों, इतना भी तो कर सकते हैं, मगर फिर भी हमें कुछ अलग तरीके से तैयार करना है जिससे कि हमेशा ये तैयार रहे। चलिए इसके आगे बात करते हैं, उपसर्गों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। उपसर्गों का वर्गीकरण, उपसर्ग वर्गीकरण। अगर हम सबसे पहली बात करें संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, कई बार इनकी संख्या पूछी जाती है कि संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो आपको जब भी पूछा जाएगा तो वो कितने होते हैं, वो होते हैं 22। ठीक है। दूसरा जो होता है वो आपका होता है हिंदी, हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, इनकी संख्या होती है 13। कितनी होती है, 13 होती है। ये भी याद रखना है आपको, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, उर्दू, इसमें आ जाएगा अरबी, इसमें आ जाएगा फारसी। ठीक है। इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 19 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है बेटा, 19, याद रखना है, कितनी होती हैं, 19। तो ये तो मुख्य 3 चीज़ें याद रखनी है आपको, ये तो 3 चीज़ें मुख्य याद रखनी है। ठीक है। अंग्रेजी के याद रखने नहीं है, ठीक है, अंग्रेजी के आपको याद रखने नहीं है, अंग्रेजी के उपसर्ग आपको याद रखने नहीं है, मगर फिर भी अगर याद रख लो तो 6 होते हैं। ठीक है। ये भी याद रखना चाहो तो प्रमुख 6 होते हैं, वैसे तो बहुत होते हैं, 6 होते हैं। अब उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले अव्यय भी होते हैं कुछ, उपसर्ग के समान, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अव्यय, संस्कृत अव्यय ये भी होते हैं। इनकी भी गिनती कोई आपको याद नहीं रखनी है। तो आपको याद रखना है संस्कृत में कितने होते हैं, 22 होते हैं। ठीक है। हिंदी में कितने होते हैं, 13 होते हैं। उर्दू अरबी फारसी में कितने होते हैं, 19 होते हैं। अंग्रेजी में जो होते हैं वो 6 होते हैं। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले जो हैं इनकी संख्या कोई आपको याद नहीं रखना है। इस प्रकार से ये हो गए हैं वर्गीकृत। तो आप इनको भी नोट करेंगे अच्छे से, फिर हम इन पर ही एक एक करके जो बात करने वाले हैं, इन पर ही हम एक एक करके जो बात करेंगे। और इसी के आधार से जो है हम अपना जो है सिलेबस आगे बढ़ा रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि आपको एक क्लास में जो एक टॉपिक का जो है पूरी तरीके से जो है निचोड़ हो जाना चाहिए, पूरी तरीके से जो है निचोड़ हो जाना चाहिए। ठीक है भाई। अगर अब यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले संस्कृत के लिख सकते हैं। सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, संस्कृत के लिखेंगे। ठीक है। संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, 22। अब 22 के 22 कैसे याद करें, 22 के 22 कैसे याद करें, तो 4 याद कर लो। जैसे अति अधि अनु अप, अति अधि अनु अप, अति अधि अनु अप। पहले बताओ याद हो गए, अति अधि अनु अप, अति अधि अनु अप, अति अधि अनु अप। ठीक है। 4 और याद करो, अभी अब आ उत। ठीक है। अभी अब आ उत, अभी अब, चलो अभी, ठीक है, आ उत। ठीक है। अभी आ उत। ठीक है। अभी आ उत, अब, और आपका हो जाएगा उद। क्या हो जाएगा, उद। ठीक है। उद। तो कितने हो गए, 3 और 3 6 और 3 9, 3 और 3 6 9। तो उप दुर्दुस, उप दुर्दुस, उप दुर्दुस। ठीक है। निर्निश, निर्निश, उपदरदुस। ठीक है। उपदरदुस। ठीक है। निर्निश। ठीक है।
परापरी, नी परापरी, नी परापरी, ठीक है भाई, नी परापरी। प्रप्रति, प्रप्रति बी, प्रप्रति बी, प्रप्रति वी सम, और एक आता सु, ठीक है, एक आता सु। अब बताइए आपको याद हो गए ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो 22 के 22 हो गए याद। एक बार याद करो, अति अधि अनु अप, अति अधि अनु अप, अभि आ, अभि आ, उत अब उद, उत अब उद, उप दर दुस, निर्निस नी, निर्निस नी, परापरी, प्र प्रति बी सम सु। तो ये कई बार ऐसा आ जाता है एग्जाम में, आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा संस्कृत का उपसर्ग नहीं है, निम्न में से कौन सा संस्कृत का उपसर्ग नहीं है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं आपको याद होना, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पर जो है कहाँ पर ये प्रयोग होंगे, कैसे हमें बात आएगी समझ में, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल इसमें लेंगे, कुछ ऐसे शब्द लेंगे हम, जैसे अत्यधिक हो गया, अनुकरण हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? अत्यधिक, अत्यधिक में क्या है? अति। अनुकरण, अनुकरण, अनुकरण में क्या है? अनु, ठीक है, अनु। सु प्लस के या स्वागत, स्वागत में क्या है? सु, स्वागत में है सु, ठीक है। निर्बल में क्या है? निर्बल में क्या है? निर, ऐसा पता चल जाएगा। पराक्रम में क्या है? परा, पराक्रम में है परा, ठीक है भैया, पराक्रम में है परा, ठीक है, ठीक है। अभ्युदय में क्या है? अभी, अभ्युदय में क्या है? अभी, ठीक है। दुस्साहस, दुस्साहस में क्या है? दुस, दुस्साहस में क्या है? दुस, ठीक है। प्रबल, प्रबल में क्या है? प्र। तो हमें इस तरीके से जो है ये पहचानने हैं, यही निकालने हैं हमें, ठीक है बेटा। तो संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं, ठीक है। अति, अधि, अनु, अप, अभि, आ, उत, अब, उद, उप, दर, दुस, निर, निस, नी, परा, परि, प्र, प्रति, वै, सम, बी, सम, सु। तो अत्यधिक में अति आ जाएगा, अनुकरण में अनु आ जाएगा, स्वागत में सु आ जाएगा, निर्बल में निर आ जाएगा, पराक्रम में परा आ जाएगा, अभ्युदय में अभी आ जाएगा, दुस्साहस में दुस आ जाएगा, प्रबल में प्र आ जाएगा। तो बहुत सारे शब्द ऐसे तो बन जाएंगे, ठीक है, बहुत बन जाएंगे। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो मन करे वो करो आप इसके साथ, ठीक है, जैसा आपका मन करे। क्लियर? चलिए इसके बाद में हम हिंदी वाला बताते हैं, हिंदी उपसर्ग, ठीक है भाई। दूसरे नंबर पर हम क्या लिखेंगे? हिंदी उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग की संख्या बेटा कितनी होती है? ये होती है 13। तो पहले तो हमारी कंडीशन ये है कि हम 13 के 13 याद करें, 13 के 13 याद करें। तो वो 13 के 13 किस तरीके से याद हो सकते हैं? तो 2 2 3 3 करके, 2 3 3 करके याद हो सकते हैं। जैसे ए अन, ए अन, यहाँ ए होता है, अन होता है, अध होता है, ए अन अध, ए अन अध क्या होता है? ए अन अध, ठीक है। 3 याद कर लो बस, ए से 3 शुरू हैं, ए अन अध, ए अन अध, ठीक है, ए अन अध। क्लियर? ओ अब क्या होता है? ओ अब क्या होता है बेटा? ओ और अब, ओ अब। तो अब कितने हो गए आपके पास? ए अन अध, ओ अब, ओ अब, ठीक है भैया। कै कू दू, कै कू दू, कै कू दू, ठीक है, कै कू दू, ये हो गया आपके कै कू दू, ठीक है। कै कू दू कर, एक कर और होता है कर, ठीक है, कै कू दू कर। एक आपका आता है सु उन पर बिन, सु उन पर बन, सु उन पर विन, ठीक है। अब काउंट करो इन्हें कितने हैं? ये उन है, ये उन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए, 13 के 13। तो आपके हो गए हैं यहाँ से 13। अब हम बात करेंगे यहाँ पर उदाहरण की, हमें किस तरीके से यहाँ से बनाने हैं उदाहरण, हमें पता होने चाहिए। तो उदाहरण किस तरीके से बनाने हैं? जैसे आपका यहाँ पर आ जाएगा नीडर, क्या आ जाएगा? नीडर,
नी डर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, नी आ जाएगा। ठीक है भैया। अधमरा, अध मरा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, अध आ जाएगा। बिन व्याह, तो क्या आ जाएगा, विन आ जाएगा। ठीक है भैया। तो नीडर में नी आ जाएगा, अधमरा में आधा आ जाएगा, बिन ब्याह में बिन आ जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। निकम्मा में नी आ जाएगा, निकम्मा में क्या आ जाएगा, नी आ जाएगा। ठीक है। भरपेट में क्या आ जाएगा, भर आ जाएगा। ठीक है भैया। कुकर्म में क्या आ जाएगा, कु आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से निकाल सकते हैं इनका उपसर्ग भी। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 4 विकल्प देगा, निम्न का किस शब्द में जो है हिंदी उपसर्ग है या किस शब्द में जो है आपका संस्कृत उपसर्ग है। इस प्रकार से वो आपको दे सकता है। ठीक है भैया, ऐसे जो है आपको दे सकता है। क्लियर। तो चलिए इसके बाद जो हम बात करते हैं अरबी फारसी वाले बात करते हैं। अरबी फारसी वाले, अरबी फारसी वाले कितने होते हैं, 19 होते हैं। तो इनके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए पूरी तरीके से। अल कम खुश, अल कम खुश, अल कम खुश, अल कम खुश। गैर दर ना, गैर दर ना फिल। ठीक है। फिल आपका बा बै बा बदबर, वै वा वे, बै बा वे, बै बा वे। ठीक है। बै बा बर। ठीक है। अब आ जाएगा बदबर, बदबर क्या आ जाएगा, बद बर बिला, बिला, बिला लिखा हुआ तो नहीं है अभी तक, नहीं लिखा हुआ। ठीक है। तो बिला। ठीक है। बिल, बिल ला, ये भी आ जाएगा, बिल ला। ठीक है। सर हम, सर हम, सर हम। ठीक है। ठीक है। हर फी, हर फी। अब बताओ कितने हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं, काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक। 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 हो चुके हैं। तो क्या है, अल कम खुश, गैर दर ना फिल, बै बा वे, बद बर बिला बिल, बिला ला, सर हम हरफी। ठीक है भाई। चलिए इसके बाद में इसके उदाहरण कैसे पहचानेंगे, इसमें भी कैसे पहचानेंगे, इसमें भी उदाहरण के तौर पर हम इसको समझेंगे। ठीक है। उदाहरण के तौर पर समझेंगे एक एक करके। ठीक है। जैसे अलबत्ता कम अक्ल, अलबत्ता, अलबत्ता में क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। ठीक है। कम अक्ल, कम अक्ल में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उपसर्ग। ठीक है। कम हो जाएगा। लापरवाह, लापरवाह में ला हो जाएगा, लापरवाह, तो क्या हो जाएगा, इसमें ला हो जाएगा, उपसर्ग। क्या हो जाएगा बेटा, ला हो जाएगा। सरकार में सर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरकार शब्द है तो सरकार शब्द में क्या हो जाएगा, सर हो जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है भाई। ठीक है। हमदर्द में हम हो जाएगा, हमदर्द, हमदर्द में क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। क्लियर। आ रही बात समझ। हर एक में तो हर एक ही हो जाएगा, मतलब हर एक में तो हर एक हो जाएगा। नापसंद में ना हो जाएगा, नापसंद, नापसंद में क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। ठीक है। वे वफा में क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। ठीक है। गैर वाजिब, गैर वाजिब में क्या हो जाएगा, गैर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो आदि ऐसे तो बहुत हैं, तो हम इस तरीके से इनको पहचान सकते हैं। अरबी फारसी में जो है आपके कितने होते हैं, 19 होते हैं। अल कम खुश, गैर दर ना फिल, वैबा वे, बद बर बिला, बिल ला, सर हम हरफी। तो अलबत्ता में अल हो जाएगा, कम अक्ल में कम हो जाएगा, लापरवाह में ला हो जाएगा, सरकार में सर हो जाएगा, हमदर्द में हम हो जाएगा, नापसंद में ना हो जाएगा, बेवफा में बे हो जाएगा, गैर वाजिब में गैर हो जाएगा। इस तरीके से।
ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अंग्रेजी वालों के ऊपर बात करते हैं। क्या होते हैं अंग्रेजी वाले? अंग्रेजी वाले हम बात करते हैं तो मुख्यतः 6 होते हैं। मुख्यतः 6 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने सुना होगा सब डिप्टी वाइस, सब डिप्टी वाइस, ठीक है, हेड, हेड, ठीक है, हेड भी लिखा होगा, जनरल चीफ, जनरल चीफ, ठीक है, उप भी होता है किसमें? उप, ठीक है, एक उप भी होता है, ठीक है, मगर उप का मतलब सब आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया ये। अब उदाहरण के तौर पर हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? ठीक है, उदाहरण के तौर पर जो हमें लिखना है वो हमें क्या लिखना है? ठीक है, जैसे मैंने कहा सब इंस्पेक्टर, 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 तो इसमें क्या आ जाएगा? सब आ जाएगा, ठीक है। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तो क्या आ जाएगा? डिप्टी आ जाएगा। वाइस चांसलर, वाइस चांसलर में क्या आ जाएगा? वाइस आ जाएगा, ठीक है। हेड मास्टर में हेड आ जाएगा, हेड। जनरल मैनेजर, तो क्या आ जाएगा? जनरल आ जाएगा। चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर लिख दें, कुछ और लिख दें, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी लिख देते हैं, नहीं वो भी अच्छा है। सेक्रेटरी ये खूब आता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? चीफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चीफ। तो हेड आ चुका है, जनरल आ चुका है, चीफ आ चुका है, ठीक है, सब आ चुका है, डिप्टी आ चुका है, वाइस आ चुका है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये होते हैं अंग्रेजी के, ठीक है। इतने होते हैं आपके उपसर्ग, इन्हें ही हम क्या कह सकते हैं? हम इन्हें कह देते हैं उपसर्ग, ठीक है। तो अगर अब आपको भी अभी भी कोई उपसर्ग में डाउट है तो आप हमें जो है कमेंट्स कर देंगे। फिलहाल में हमने कोशिश करी है आपको बहुत आसान वे में आपको उपसर्ग समझाने की। एक क्लास हमारी प्रत्येक रहेगी और उपसर्ग प्रत्येक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसी प्रकार के अगर क्लास चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। प्रतिदिन ये सुबह में 10 बजे आपको क्लास मिलती है। तो मिलते हैं अपनी नई क्लास पर जो 2 बजे हमारी क्लास आती है प्रैक्टिस सेट के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।